रमेश कुमार स्वागत करता है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज बात करने वाले हूँ कुछ सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स के बारे में। इससे पहले मैंने कुछ ऑर्गेनेलिस का वीडियो पोस्ट किया था और बायोलॉजी से रिलेटेड। तो इस कंटेंट में मैं चर्चा करूंगा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, गोल्गी बॉडी कैसे होता है, लाइसोसोम क्या होता है, वैक्यूल्स कैसे दिखता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। मैं सबसे पहले जा रहा हूँ गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, उसके बाद में वैक्यूल पर। चलिए बात करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जब भी बात आती है, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है ये सम्मिश्र लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड समतल झिल्ली की गुच्छों के रूप में पाए जाने वाला एक कोशिकांग होता है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर पहले बात कर रहा हूँ एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये कैसा होता है, अभी आपने सुना कि ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर, आरबीसीएस को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास या उससे कनेक्टेड अवस्था में झिल्ली के रूप, गुच्छों के रूप में आपको ये दिखाई देगा। गोल्गी काय की उत्पत्ति या इसकी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन किससे होती है? गोल्गी काय की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। किससे होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है, याद रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका से गोल्गी कॉम्प्लेक्स की ओरिजिन होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन्स के बंचेस में ये गुच्छे के रूप में घनी रंजित जालिकावत संरचना के रूप में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, गोल्गी काय को सबसे पहले 1867 में, इसको 1867 में एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट, सेंट जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने देखा था। सेंट जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने देखा था, ठीक है ना, 1867 में। लेकिन बाद में जो एक साइंटिस्ट आए 1898 के आसपास, जिसको बोलते हैं हम लोग कैमिलो गोल्गी बोलते हैं, कैमिलो गोल्गी या गोल्गी कह सकते हैं आप यहाँ पर। इन्होंने 1898 में बार्न आउल, किसमें? बार्न आउल एंड कैट में, बिल्ली में, इनके जो नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, उसकी कोशिका में इनको देखा था। इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस के रूप में उसका ऑब्जर्वेशन किया था। बाद में इसी के नाम के आधार पर इसको नाम मिल जाता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको क्या कहते हैं, संबोधित किया जाने लगा। अगर गोल्गी उपकरण की बात करें तो इसको जो स्ट्रेन करने का तरीका है, पहचानने का तरीका है, स्ट्रेनिंग प्रॉपर्टी में अगर हम लोग जाएंगे, मतलब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको स्ट्रेन करना पड़ेगा। इसका अभिरंजन जो होता है सूडान ब्लैक के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? सूडान ब्लैक के माध्यम से होता है। ठीक है, अगर इसके शेप और साइज़ के बारे में बात करें तो इसका माप, आकार अलग अलग हो सकता है। पूरी तरह से परिपक्व कोशिकाओं में ये काफ़ी डेवलप्ड होता है। आकृति और जो निष्क्रिय प्रकार की कोशिकाएं रहती है या लेस डेवलप रहती है, उनमें कम विकसित रहती है। ये पादप कोशिका की में इसकी लंबाई जो होती है, प्लांट सेल के अंदर इसकी लंबाई होती है 1 to 3 माइक्रोन और इसकी हाइट बताई जाती है 0.5 माइक्रोन बताई जाती है। ठीक है, अगर इसका डायामीटर की बात करें, डायामीटर मतलब होता है व्यास की बात करें, तो व्यास होता है 0.5 माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि झिल्ली के गुच्छे के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं सीधे जा रहा हूँ इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले अध्ययन किया था दो साइंटिस्ट, डाल्टन और फेलिक्स ने। किसने किया था? डाल्टन और फेलिक्स नामक साइंटिस्ट ने इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन किया था। डाल्टन एंड फेलिक्स ने 1954 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन किया था और सूक्ष्मदर्शी जो संरचना दिखता है वो कैसा दिखता है, इन्होंने बताया था डिस्क शेप दिखता है। कैसा दिखता है? डिस्क लाइक तस्तरी नुमा संरचना में ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है उसमें 3 प्रकार की संरचनाओं से मिला हुआ कंटेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपने सुना कि ये ऐसा झिल्ली के गुच्छे के रूप में ऐसा पाई जाती है ये। ठीक है,
तो इस प्रकार ये ऐसा कंटेंट के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी में आपको ऐसा इस प्रकार की ऐसी संरचना मिलेगी, मतलब देखो अलग अलग कंटेंट को हम दर्शाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये इस प्रकार कंटेंट ये ऐसे ऐसे चारों तरफ बिखरा हुआ मिलेगा आपको, और ऐसा लगभग ये ऐसा मेम्ब्रेन में पैक्ड रहता है। किस में पैक्ड रहता है? ऐसा मेम्ब्रेन में पैक्ड रहता है, याद रखेंगे आप लोग। इस प्रकार इसको ऐसा आप ड्रा कर सकते हैं, ये सब मेम्ब्रेन में पैक्ड रहता है। ठीक है, समझ में आया? इसमें अंदर ऐसे इस प्रकार के पार्टिकल्स आपको डार्क पार्टिकल आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें बिखरे हुए, इसमें फैले हुए। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे इस स्ट्रक्चर में आपको भी देखने को मिल सकते हैं, ये इस प्रकार। ठीक है, तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर आप देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से इस रचना में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें 3 प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। ठीक है, जो लंबे नलिकाकार और फिलामेंटस होते हैं। ठीक है ना, कैसा होता है? लंबे नलिकाकार और फिलामेंटस, ये वाला लॉन्ग, ट्यूब्यूलर और फिलामेंटस। ठीक है, तीनों प्रकार की जो स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हम लोग चपटे कोश या सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी बोलते हैं इसको, चपटे कोश या सिस्टर्नी बोलते हैं। फ्लैटेंड सैक्स और सिस्टर्नी बोलते हैं। समझ में आए? प्रत्येक कोशिका में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। हाल और सहयोगी ने बताया था कि 4 से 7 तक हो सकती है, ऐसा बताया था, 4 to 7। ठीक है, और सिस्टर्नी में दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन होती है, लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। झिल्ली की मोटाई 60 to 70 एंगस्ट्राम होती है, दोनों झिल्ली के बीच की दूरी 60 to 90 एंगस्ट्राम होती है। दो चपटे को सिस्टर्नी एक दूसरे से 200 एंगस्ट्राम से 300 एंगस्ट्राम की दूरी पर व्यवस्थित रहता है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसमें होता है वेसिकल या आशय। क्या होता है? वेसिकल या आशय। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पर वेसिकल, CLE, वेसिकल। वेसिकल या आशय ये छोरों पर उपस्थित दूरस्थ छोर पर अनियमित गोलाकार संरचना के रूप में होती है, जिसको वेसिकल कहेंगे हम लोग। व्यास कोशिका के अनुसार इसका अलग अलग होता है। इनका व्यास 400 से 800 एंगस्ट्राम तक हो सकता है। सिस्टर्नी के कॉन्ट्रैक्शन से और उसके मुकुलन से इसका निर्माण होता है, मतलब सिस्टर्नी के मुकुलन से, उसके कंस्ट्रक्शन से, इसका कंट्रैक्शन से इसका निर्माण होता है, संकुचन से इसका निर्माण होता है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है कोटेड। स्मूथ जो होता है स्रावी पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, स्रावी आशय भी कहते हैं उसको, बाह्य सतह चिकनी होती है। और जो कोटेड होता है उसमें स्फेरिकल आउटग्रोथ मिलता है, गोलाकार उद्भर्दियाँ मिलेंगी, जिसका व्यास 500 से 500 एंगस्ट्राम मिल सकते हैं, मतलब 500 माइक्रोन मिल सकता है। ठीक है, और इसका जो स्मूथ वाला है इसका 200 से 800 एंगस्ट्राम, मतलब 20 से 80 माइक्रोन तक इसकी शेप और साइज मिल सकता है। ठीक है, और तीसरे प्रकार का इसमें जो संरचना आता है वो कहलाता है वैक्यूल। वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स हैं। सिस्टर्नी के सिरों पर बड़े और गोलाकार धानी के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण सिस्टर्नी के एक्सपेंशन से होता है, मतलब सिस्टर्नी जब एक्सपेंस होती है, लंबाई में बढ़ने की प्रक्रिया को करते रहते हैं, उस दौरान इसका फॉर्मेशन होता है, जिसको आप लोग वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल और वैक्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सभी प्रकार के सेक्रेटरी प्रोडक्ट का निर्माण करता है। सेक्रेटरी प्रोडक्ट और मटेरियल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये सेक्रेटरी वेसिकल को बनाते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली के पास जाकर फटकर स्रावी पदार्थों को कोशिका से बाहर कर देती है। किसको बनाता है? ये सेक्रेटरी वेसिकल को बनाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली से आवश्यक अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने वाली होती है। यही फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम करती है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, पर लाइसोसोम का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट के दीर्घ अणुओं का भी संश्लेषण करता है, मतलब मेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है।
कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके अलावा कोशिका भित्ति का भी फॉर्मेशन करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन करती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, कई उपास्थ्यों के आधार पदार्थ का स्रावण करती है ये। ठीक है, शुक्राणु जनन के समय शुक्राणु के अग्रभाग पर एक क्रोमोसोम का निर्माण करती है। स्पर्म एपिकल पार्ट में एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है। कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट बनाती है। ये क्या बनाती है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। किसमें? सेल डिवीजन के समय। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको मिलता है कि ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती है। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाली होती है, लिपिड्स का संग्रह करने वाली होती है। तो ये हो गया इसका सिंपल सा फंक्शन। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, जो कि हमारे वीडियो का दूसरा पॉइंट है, लाइसोसोम। ये हो गया पूरा। अब हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम के बारे में। ये जो लाइसोसोम होता है, जिसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, आपने पहले भी सुने होंगे, देखे भी होंगे। इसको लयन काय भी कहते हैं। लाइसोसोम को ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड होता है लाइजो। लाइजो मीन्स होता है डाइजेस्टिव। ठीक है ना, और सोम मीन्स होता है बॉडी। सोम मीन्स क्या होता है? बॉडी, मतलब पाचक शरीर कह सकते हैं आप इसको, अपने आप में पाचक करने वाला होता है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने 1955 में कुछ जंतु कोशिका और कुछ पादप कोशिकाओं में टीनी साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स के रूप में देखा था, सूक्ष्म कोशिका द्रव्य कण के रूप में देखा था। किसमें? कुछ एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में देखा था। डुवे ने ही इसे पाचक एंजाइमों की उपस्थिति जिनके द्वारा अपघटन या लाइसिस हो जाती है, जिसके कारण इसको लाइसोसोम नाम दिया गया। लाइसिस होता है, अपघटन होता है, इसलिए इसे डुवे नामक साइंटिस्ट ने लाइसोसोम नाम दिया गया। ठीक है, अगर अक्यूरेंस या प्राप्ति स्थल या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इष्ट, कवक और शैवाल, पादप कोशिका, जंतु कोशिका सब में पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार के पाचक रस भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? डाइजेस्टिव जूस भरे हुए रहते हैं, याद रखेंगे, जो दूसरे मटेरियल को पचाने का काम करता है। अगर इसकी ओरिजिन की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं, तो इसकी उत्पत्ति ER से होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी से होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी से इसका फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, संरचना की बात करें, तो बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर इसका आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है संरचना में। ठीक है, वो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। ये बड़े बड़े ऐसे धानी जैसे कोष्ठ जैसा संरचना आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार का ये होता है लाइसोसोम। इसमें कई वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं। उन वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव रस या डाइजेस्टिव जूस भरा हुआ रहता है। लाइसोसोम गोलाकार माइक्रोबॉडी होते हैं, पतली परत वाली लाइपोप्रोटीन झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। पतली परत की लाइपोप्रोटीन से घिरी हुई रहती है। इसमें 24 टाइप्स के पाचक एंजाइम पाया जाता है। 24 टाइप्स डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। 24 टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीएजेज है, ग्लाइकोसाइडेज है, राइबोन्यूक्लियेज है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है, फॉस्फेटेज है, सल्फेटेज है इत्यादि। सभी एंजाइम्स अम्ल की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं। इस कारण इसे एसिड हाइड्रोलेज भी कहा जाता है। मतलब ये कब एक्टिव होगा? ये जो लाइसोसोम है, किसी एसिड की उपस्थिति में ही ये एक्टिवेट होगा। एक्टिव लाइसोसोम एक्टिव होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एसिड हाइड्रोलेज भी कहते हैं। आपको पता है कि किसी कारणों से एंजाइम लाइसोसोम के बाहर निकल आते हैं तो विभिन्न जो कोशिका के विभिन्न पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, सारे पदार्थों का विघटन कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप लाइसोसोम भी विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। इसी कारण इसको हम लोग कहते हैं पॉकेट ऑफ सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं? पॉकेट ऑफ सुसाइडल बैग कहते हैं। पॉकेट ऑफ सुसाइडल बैग मतलब आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक से समझ में आए? प्राइमरी, द्वितीयक, रेसिडुअल या अवशिष्ट और ऑटोफेजिक या स्वभक्षी प्रकार के लाइसोसोम इसमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो लाइसोसोम के कार्य में जाएंगे हम, फंक्शन में जाएंगे। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके कई तरह के एग्जाम के लिए। ठीक है, लाइसोसोम बाह्य कोशिकीय पाचन में मदद करता है। मतलब ये कह सकते हैं आप लोग
की बाह्य आउटर की तरफ डाइजेस्टिव का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। कोशिका के बाहर डाइजेशन की प्रक्रिया को ये संपन्न कराता है। ठीक है, कैसे कराता है मैंने बताया ना, जो वैक्यूल है कभी कभी इससे बाहर आ जाता है, वहाँ फटता है, वहाँ पर पाचक एंजाइम है वो दूसरे ऑर्गन्स को यहाँ पर नष्ट कर देता है, उसको पचा देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन इसमें देखने को मिलता है, कोशिकीय पाचन में भी सहायक होते हैं। मतलब जो सेल्यूलर जो डाइजेशन होता है उसमें डाइजेशन जो होता है उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट में जाएं तो लाइसोसोम में अपनी ही कोशिकाओं का पाचन करने की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण इसको ऑटोफेजी कहते हैं, स्वभक्षी। अपनी ही कोशिकाओं का पाचन करता है, इसीलिए इसको ऑटोफेजी कहते हैं, ऑटोफेजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें तो बाह्य कोशिकीय पदार्थों या कण का एंडोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा पाचन करती है। एंडोसाइटोसिस किसको बोलते हैं? जिसमें किसी कण को अंदर लेती है, अंदर ग्रहण करते है, उसको पचा देती है, वो एंडोसाइटोसिस कहलाता है। समझ में आया ना? एंडोसाइटोसिस मतलब क्या है? वो अंदर ग्रहण करती है और उसको पचा देती है, पचाने की क्षमता होती है। मतलब एंडोसाइटोसिस के द्वारा सेल्यूलर मटेरियल को डाइजेस्ट करती है, पचाती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट कंटेंट में अगर आप जाते हैं तो आपको मिलेगा, जब निषेचन की प्रक्रिया होते रहती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान, तो एक्रोसोम के शीर्ष पर लाइसोसोमल एंजाइम स्रावित होता है, जिसके कारण अंडाणु के चारों ओर का पदार्थ घोलकर स्पर्म को अंडाणु में प्रवेश कराने में मदद मिलती है। मतलब एक्रोसोमल हेड ऑफ स्पर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका काम होता है ओवरी के चारों तरफ जो लेयर बना हुआ है उसके किसी एक हिस्से को पचाना, उसको एक हिस्से को गलाना, जिसकी सहायता से स्पर्म अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, अब बात करते हैं रसधानीय और वैक्यूल की बात करते हैं। तो रसधानीय और वैक्यूल में ज़्यादा कोई विशेष कंटेंट नहीं है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली में कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ऐसा कोई एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें क्या भरा हुआ रहता है? कोई द्रव भरा होता है, तो इसको बोल सकते हैं सिंपल वैक्यूल बोल सकते हैं। अभी वैक्यूल की संरचना हमने देखा, वैक्यूल की संरचना इसमें देखा, तो यही वैक्यूल है। ठीक है, इनमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ, अन्य उत्पाद कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते, वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ये एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट भी कहते हैं इसको। पादप कोशिका में एक कोशिका का 90% स्थान को घेरता है। प्लांट सेल में आपने देखे हैं, प्लांट और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर मैंने बताया है, प्लांट सेल में ये 90% पार्ट इसी का रहता है, वैक्यूल का। आप देखिए बड़ा बड़ा वहाँ पर वैक्यूल बनता है। ठीक है, पौधों में बहुत से आयन और दूसरे पदार्थ सांद्रण प्रवणता के विपरीत टेफेनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। ये अमीबा एनिमल आपने सुना होगा, जानते होंगे, जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होते हैं उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे जो प्रिमिटिव एनिमल है, प्रोकैरियोटिक टाइप के एनिमल है, उनमें फूड वैक्यूल का निर्माण उसको निगलने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए या अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने के लिए करती है। तो इस वीडियो में गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में मैंने चर्चा किया है आपको। ठीक है, कौन कौन ने डिस्कवर किया, किसके नाम पर पढ़ा, ये सब वर्णन किया मैंने। बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू।